Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 9th of May 2022। तो 9 मई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। साथ ही साथ अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो उसको लाइक कर सकते हैं आप लोग, उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। डू लाइक दैट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। ये सवाल आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और उसमें मदद करेंगे। पहला सवाल है, when the Reserve Bank of India increases the repo rate by 50 basis point, which of the following is likely to happen? मतलब कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा देता है तो इनमें से कौन सी चीज होने की संभावना है? Options are A, India's GDP growth rate increases drastically. Second is foreign institutional investors may bring more capital into our country. Third is it may drastically reduce the liquidity to the banking system. या D है scheduled commercial banks may increase their lending rates. तो आपको बताना है कि जब 50 बेसिस पॉइंट तक रेपो रेट बढ़ेगा तो इनमें से क्या होगा, ठीक है ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। A progressive and a regressive taxation system is differentiated on the basis of। आपको बताना है कि जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है वो रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम से किस तरीके से अलग है, इनमें से कौन से पैरामीटर्स में अलग है। ए ऑप्शन है पोटेंशियल फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन, बी है इक्विटी इन टैक्सेशन, सी है इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, या डी है सस्टेनेबिलिटी एंड रोबस्टनेस ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम। तो आपको बताना है कि प्रोग्रेसिव वर्सेस रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम किस तरीके से डिफरेंट है। तीसरा सवाल है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिजर्व मनी। आपको रिजर्व मनी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है रिजर्व मनी कंसिस्ट ऑफ द वॉल्ट कैश इन बैंक्स एंड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद द आरबीआई। दूसरा स्टेटमेंट है बैंक्स यूज दिस रिजर्व्स टू मीट द डिमांड फॉर कैश बाय अकाउंट होल्डर्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। तो एक एक करके अपन आंसर देखते हैं इनका, लेकिन आई होप कि आप अपनी तरफ से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करेंगे और बताएंगे कि कितने सही हैं कितने गलत हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि अगर 50 बेसिस पॉइंट तक रेपो रेट बढ़ता है तो क्या होता है। देखो कई बार मैंने आपको जब मॉनेटरी पॉलिसी एक्सप्लेन की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो उसमें मैंने आपको एग्जैक्टली बताया हुआ था कि जब भी रेपो रेट या सीआरआर या एसएलआर इंक्रीज करता है आरबीआई तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए करता है, ठीक है ना। अब आपको मैं एक टर्म यहां पर देता हूं। देखो क्या होता है कि आरबीआई जब भी इंक्रीज करेगा तो वो क्या चाहता है कि बैंक्स भी जो अपना लेंडिंग रेट है वो बढ़ा दें, ठीक है ना। अगर आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज कर रहा है या सीआरआर या एसएलआर इंक्रीज कर रहा है तो आरबीआई ये चाहता है कि बैंक्स भी जो है वो अपना लेंडिंग रेट जो है वो इंक्रीज कर दें, ठीक है ना। बैंक्स भी चाहता है, आरबीआई क्या चाहता है कि बैंक्स अपना लेंडिंग रेट इंक्रीज कर दें। तो जब आरबीआई अगर ये चाहता है तो पता है इसको एक टर्म दिया जाता है, इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन बोलते हैं। मतलब कि आरबीआई ने अगर रेपो रेट बढ़ाया है तो क्या दूसरे बैंक्स ने उसके एवज में अपने लेंडिंग रेट्स बढ़ाए हैं कि नहीं बढ़ाए हैं। आरबीआई चाहता है कि बढ़ाएं, ठीक है ना। आरबीआई इसीलिए बढ़ा रहा है ताकि दूसरे बैंक्स भी अपना जो लेंडिंग रेट है उसको बढ़ाएं, ताकि लोन लेना महंगा पड़ जाए। और अगर लोन लेना महंगा पड़ेगा तो लोगों के हाथ में पैसा कम जाएगा। अगर लोगों के हाथ में पैसा कम जाएगा तो डिमांड थोड़ा कम होगी। अगर डिमांड कम होगी तो फिर महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये पूरा साइकिल है जो कि आरबीआई चाहता है बाय इंक्रीजिंग द लेंडिंग रेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स मे इंक्रीज देयर लेंडिंग रेट्स। अच्छा ये भी एक चीज रखना, ऐसे यूपीएससी ने आपको अगर मे लिख दिया तब तो स्टेटमेंट सही है, तो इसमें अगर लिख देता कि विल इंक्रीज देयर वो, तो ये थोड़ा गलत हो जाता है स्टेटमेंट। फिर आपको दूसरा भी देखना पड़ता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि बैंक्स अपना लेंडिंग रेट बढ़ाएं, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन पुअर होता है, जिसको हम बोलते हैं। इनफैक्ट 2017 या 16 का अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है कि पुअर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है इंडिया में। यानी कि आरबीआई कई बार रेट्स बढ़ाता तो है लेकिन उसके रिस्पांस में जो दूसरे बैंक्स हैं वो रेट नहीं बढ़ाते हैं, या उसके रिस्पांस में उतना ज्यादा ट्रांसमिशन पॉलिसी का नहीं होता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे सवाल पे आते हैं। अब प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम इज डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ। अब देखो क्या होता है, जो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्सेस को क्या माना जाता है कि ये जो है आपके
प्रोग्रेसिव हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस को माना जाता है कि ये रिग्रेसिव टैक्सेस हैं। कैसे ऐसा होता है? देखो क्या होता है, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है ना, आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका देखा होगा कि चाहे गरीब खरीदे बिस्किट चाहे अमीर खरीदे बिस्किट, उन दोनों को 5 रुपए की ही बिस्किट मिलेगी, है ना। वहीं पे जो सैलरी के ऊपर टैक्स, इनकम टैक्स लग रहा है, उसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा कमाता है उनको ज़्यादा लगता है, जो कम कमाता है उनको कम लगता है, जो और कम कमाता है उनको बिल्कुल नहीं लगता है। तो ये जो ऐसा सिस्टम होता है ना, जिसमें ज़्यादा वाले को ज़्यादा, कम वाले को कम और बिल्कुल कम वाले को बिल्कुल नहीं, ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम कहलाता है। और वहीं पे ऐसा टैक्सेशन सिस्टम जो अमीर गरीब जैसा भी हो सबके ऊपर बराबरी से अप्लाई हो, वो रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम कहलाता है। तो ये एक्चुअली में इक्विटी की बात होती है ना, तो इक्विटी इन टैक्सेशन, तो ये जो बी ऑप्शन है इक्विटी इन टैक्सेशन, उसके ऊपर ये आधारित है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो इसका आंसर हो जाएगा। और तीसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि रिजर्व मनी के केस में कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, यानी कि दोनों के दोनों इनकरेक्ट नहीं है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, नाइदर वन नॉर टू। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस, आपको समझ में आ गया होगा। और आप इसी तरीके से अटेम्प्ट करते रहेंगे ना, धीरे धीरे देखेगा कि आपका जो एप्टीट्यूड है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो इंप्रूव हो जाएगा। और एक बार वो एप्टीट्यूड अगर आपके अंदर डेवलप हो गया तो आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस बहुत ईजिली लगा लेंगे। तो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग विद अस, हमारे साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए। देखते हैं आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, इंटीग्रिटी इज अ वैल्यू दैट एम्पावर्स द ह्यूमन बीइंग, जस्टिफाई विद सुटेबल इलस्ट्रेशंस। आपको बताना है कि इंटीग्रिटी वो वैल्यू है जो कि ह्यूमन बीइंग्स को एम्पावर करती है। अब आपको ये बताना है कि इंटीग्रिटी क्या है, किस तरीके से ये ह्यूमन बीइंग्स को एम्पावर करती है, और आपको जस्टिफाई करना है सुटेबल इलस्ट्रेशंस के साथ। चाहे आप हिस्ट्री से कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो भी है, बस आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना उस वैल्यू के साथ, इंटीग्रिटी वाली वैल्यू के साथ आपको वो चीज़ जस्टिफाई करनी पड़ेगी। केवल ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, और आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश अपनी तरफ से ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं, देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है फिशिंग कैट के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो ये फिशिंग कैट की स्पीशीज़ जो है वो न्यूज़ में थी, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, फिशिंग कैट को प्रियोनेलरस विवेरिनस भी कहते हैं, प्रियोनेलरस विवेरिनस, ठीक है ना, फिशिंग कैट को बोलते हैं। इट्स अ मीडियम साइज्ड कैट एंड वन ऑफ द स्पीशीज ऑफ द कैट फैमिली, फेलिडे फैमिली, फेलिडे फैमिली से ये बिलोंग करती है, फेलिडे, एंड इट इज़ फाउंड इन इंडिया। हैबिटेट अगर हम देखें इसका, तो वैसे जो मेजर रिवर बेसिन्स हैं साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के, चाहे वो इंडस का हो, चाहे गंगा ब्रह्मपुत्र हो, महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, इरावदी हो, तो यहाँ पर ये मिलता है एंड मिलती है फिशिंग कैट। एंड इट इज़ अ वेरी हाईली इल्यूसिव वाइल्ड कैट है ये, प्राइमरली फाउंड इन वेटलैंड्स एंड द मैंग्रोव हैबिटेट्स। तो ये वेटलैंड्स और मैंग्रोव हैबिटेट्स है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और अगर इसका हम कंजर्वेशन स्टेटस देखें तो फिशिंग कैट IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, ठीक है ना। तो फिशिंग कैट IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, साइट्स में अपेंडिक्स 2 में आती है, ये भी याद रखिएगा कि साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आती है, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में आती है, ठीक है ना। तो IUCN में इंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आती है, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आती है, ठीक है ना। और वेस्ट बंगाल ने 2012 में इसको अपना स्टेट एनिमल, फिशिंग कैट को स्टेट एनिमल वेस्ट बंगाल का डिक्लेयर किया था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। आगे मूव करते हैं, ये दूसरी न्यूज़ जो है वो भी एक स्पीशीज से ही रिलेटेड है। ये है ग्रे स्लेंडर लॉरिस। ग्रे स्लेंडर लॉरिस ये फैमिली लॉरिडे से बिलोंग करता है एंड स्पीशीज ऑफ प्राइमेट, ये प्राइमेट स्पीशीज का है एंड फैमिली लॉरिडे से बिलोंग करता है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो नियर थ्रेटेंड है IUCN में, ग्रे स्लेंडर लॉरिस नियर थ्रेटेंड है IUCN स्पीशीज में, एंड साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया के 1972 के शेड्यूल 1 में आता है, एंड हैबिटेट इसका बेसिकली
ट्रॉपिकल स्क्रब एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है ना वहां पर ये पाया जाता है, ट्रॉपिकल स्क्रब एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ये भी याद रखिएगा, तमिलनाडु वाले रीजन के आसपास भी है, डिंडीगुल वाले डिस्ट्रिक्ट में भी है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और ये नॉक्टर्नल, इट इज अ नॉक्टर्नल स्पीशीज, ये भी याद रख सकते हैं कि ये नॉक्टर्नल स्पीशीज है। एंड इसकी जो बॉडी है, फर जो है वो सॉफ्ट एंड वूली है ना। तो इसमें फर भी होता है, नॉक्टर्नल स्पीशीज है, मतलब कि रात में जागता है। नॉक्टर्नल का मतलब है रात में जागना। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं। तो अगली न्यूज यहाँ 5th पेज में देखिए, फ्यूचर लूम्स डार्क फॉर 48% ऑफ द बर्ड स्पीशीज। तो 48% लगभग बर्ड स्पीशीज ऐसी हैं जिनके लिए फ्यूचर जो है बहुत डार्क है। अब ऐसा कैसे पता चला? तो ऐसा पता चला स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड रिपोर्ट के कारण। एक एनुअल रिव्यू होता है जिसका नाम है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड, यानी कि विश्व की जो चिड़ियाएं हैं, बर्ड स्पीशीज है, उनका एक स्टेटस रिव्यू होता है। और इसमें पता चला है कि 14% ह्यूमंस ईट 14% ऑफ द वर्ल्ड सर्वाइविंग स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। तो आप देख सकते हैं ह्यूमन बींग्स, मतलब एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स ही वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज हैं इन बर्ड स्पीशीज के भी ड्विंडलिंग पॉपुलेशन का। 48% जो स्पीशीज हैं वो खतरे में है। क्यों? बिकॉज ह्यूमंस नियरली ईट 14% ऑफ द वर्ल्ड सर्वाइविंग स्पीशीज। 14% जो सर्वाइविंग स्पीशीज हैं उनको ह्यूमन बींग्स ईट करते हैं, ठीक है ना। एंड केवल यही एक रीज़न नहीं है बर्ड स्पीशीज़ की ड्विंडलिंग पॉपुलेशन का, दूसरे भी रीजंस हैं। ये पता चला स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड, जो कि एनुअल रिव्यू है एनवायरमेंटल रिसोर्सेज ने बताया कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द 10,994 रिकॉग्नाइज्ड एक्सटेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, जो कि जिसके ऊपर ह्यूमन फुटप्रिंट का असर देखने को मिल जाएगा। अब ह्यूमन बींग्स देखो क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस कारण से बर्ड्स का जो घर है वो सब डिस्ट्रॉय हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि ऑब्वियसली हमने देखा है। फिर हमने वल्चर्स के केस में इंडिया में देखा था कि डिक्लोफिनैक, याद है आपको डिक्लोफिनैक, जो गाय को और इन सबको दर्द में दिया जाता है। और जब ये ऐसे कोई किसी भी एनिमल की इस तरह से डेथ होती है और जब वल्चर्स उस पर प्रे करते हैं तो डिक्लोफिनैक जो था उनकी बॉडी में चला जा रहा था और उनका जो एग शेल्स था उसको ब्रिटल बना रहा था। तो जो वल्चर्स की पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हुई है वो भी इन्हीं मेडिसिन डिक्लोफिनैक इन सब के कारण डिस्ट्रॉय हुई है। तो ह्यूमन बींग्स को समझना चाहिए कि एंथ्रोपोजेनिक जो रीजंस हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं स्पीशीज़ को लेकर के, एंड दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे स्पीशीज़ जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इंडिया में, मैं ऐसे फेमस बर्ड्स आपको बता रहा हूँ जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इंडिया में। इनके नाम आप ज़रूर याद रखना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। याद है आपको ये राजस्थान वाला जो रीजन है वहां पाई जाती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। इसके अलावा ग्रेट साइबेरियन क्रेन है और वाइट बैग्ड वल्चर है, रेड हेडेड वल्चर है, फॉरेस्ट आउलेट है, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर है, वाइट बिल्ड हेरॉन है। ये स्पीशीज के नाम आप याद रखिएगा, ग्रेट साइबेरियन क्रेन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वाइट बैग्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, फॉरेस्ट आउलेट, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, वाइट बेलीड हेरॉन। याद रखिएगा ये स्पीशीज हैं जो कि आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं इंडिया में, ठीक है ना। और ये रेड वल्चर के बारे में एक और बता दूं, रेड हेडेड वल्चर को इंडियन ब्लैक वल्चर या किंग वल्चर भी कहा जाता है, ठीक है ना। रेड हेडेड वल्चर इज नोन एज इंडियन ब्लैक वल्चर और किंग वल्चर, एंड इट इज वन ऑफ द स्पीशीज ऑफ ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। एडिटोरियल पार्ट में देखते हैं, पहला जो एडिटोरियल लिखा है यहाँ पे ऑथर ने, वो लिखा है इंडियाज जुडिशरी एंड द स्लैकलिंग कॉग ऑफ ट्रस्ट। अब देखो मैं क्लियरली बताऊं, ये एडिटोरियल मैं डिस्कस आपको इनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो उन्होंने लिखा है वो लिखा है कि जुडिशरी में जो करप्शन है, यानी कि ब्राइबरी और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, दो चीज़ें लिखी हैं, ठीक है ना। तो हम करप्शन और ब्राइबरी पे कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वी डोंट हैव एनी एविडेंस एंड वी कांट कमेंट ऑन दैट। सिंपल सी बात है, मैं दूसरे के व्यू पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। मैं आपको जुडिशरी की नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स हैं वो जरूर बता देता हूं इस आंसर में, ताकि आपको जब भी कभी आंसर राइटिंग करना हो तो आप उसमें डिस्कस कर सके। देखो जुडिशरी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जिनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओपेकनेस। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो क्लियर है ओपेकनेस कैसे कि जो जजेस का सिलेक्शन होता है उसके ऊपर आज भी क्लैरिटी नहीं है।
इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री जहाँ पे जजेस खुद को सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि कोई दूसरी बॉडी नहीं है, कोई दूसरी एंटिटी नहीं, कोई दूसरा इंटरफेरेंस नहीं है। तो ये पहला ओपेकनेस जरूर आप एक प्रॉब्लम बता सकते हैं। दूसरा है पेंडेंसी ऑफ केसेस। पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है, केसेस के नंबर इतने ज़्यादा पेंडिंग, अलग करोड़ों की संख्या में केसेस जो है आज की डेट में पेंडिंग है, जिससे कि अंडर ट्रायल पॉपुलेशन प्रिजन्स में बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आप इसीलिए देखेंगे जो प्रिजन पॉपुलेशन है वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही फिर इन प्रॉब्लम्स का शिकार होता है, ठीक है ना। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो जुडिशरी की प्रॉब्लम नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सफिशिएंट नहीं है। चौथा है अपॉइंटमेंट जो है वो अभी पेंडेंसी ऑफ वैकेंट सीट्स जो है ये अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है ना। पांचवी का प्रॉब्लम है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया में केवल एक ही है। अब जिसको भी केस सॉल्व करवाना है, सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी हो, दिल्ली आए, है ना। कोई रीजनल बेंचेस नहीं है, कोई रीजनल उसकी ब्रांचेस नहीं है। तो ये भी एक अपने आप में प्रॉब्लम है। दीज आर सम ऑफ द इशूज दैट होवर अराउंड द जुडिशरी। लेकिन हाँ, जो ऑथर ने तो केवल दो ही पॉइंट्स के ऊपर लिखा है, एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। हाँ, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आप एक पॉइंट जरूर लिख सकते हो। कई केसेस में देखा गया है कि जो कुछ जजेस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, जो कि फियर और फेवर में आकर के कई बार जजमेंट दे देते हैं ना। उसके बाद हमने देखा भी है कि जैसे शिवन जी का हमने देखा था कि उन्होंने फिर पोस्ट उठा ली थी, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है जो कि शोभा नहीं देती है जुडिशरी को। लेकिन करप्शन और ब्राइबरी पे हम बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट एस्पेक्ट ऑफ द जुडिशरी, है ना, सिंस वी आर नॉट श्योर। एंड केवल वर्ड्स बोलने के लिए मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, आर्टिकल में आते हैं द मल्टीपल क्राइज इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़। अब ये आर्टिकल लिखा गया है वरुण गांधी के द्वारा। बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है ऑथर ने यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहले जो हायर एजुकेशन के प्लाइट है, इंडिया में हायर एजुकेशन की क्या समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं यहाँ पे डिस्कस की हैं ऑथर ने, ठीक है ना। सबसे पहले ऑथर ने कुछ एविडेंसेस दिए हैं, जैसे कि स्पेंडिंग ऑन हायर एजुकेशन। मतलब अगर आप हायर एजुकेशन की स्पेंडिंग देखें एज अ परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट जितना एक्सपेंडिचर करती है टोटल, उसका एज अ परसेंटेज अगर आप देखें कि हायर एजुकेशन में कितना करती है, तो केवल 1.3 से 1.5% के बीच में आएगा। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो केवल 1.3 से 1.5% के बीच में आएगा गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर का। जबकि हायर एजुकेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे हम देखेंगे किस तरीके से, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अभी भी कंटिन्यूस पुश कर रही है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कि वो लगभग 25% इनटेक कैपेसिटी को इंक्रीज करें, ताकि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 10% कोटा है वो फुलफिल हो सके, ठीक है ना। वहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये बैन लगा दिया है फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू टीचिंग पोस्ट, है ना। अगर आप मोहंती बसंत कुमार की रिपोर्ट पढ़ें, उसमें क्लियर कट है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसने नई पोस्ट को क्रिएट करने से बैन लगा रखा है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट के पास पैसा इतना है नहीं कि नए पोस्ट क्रिएट करके उनको फिर पैसा देना शुरू कर दे, इसलिए उन्होंने बैन लगा रखा है। अब आप इसमें बात समझो कि आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर्स नहीं है, वैकेंट हैं पोस्ट, और जो प्रोफेसर्स की कमी रहेगी और बच्चों के नंबर आप बढ़ाने के लिए बोल रहे हो, इनको पढ़ाएगा कौन? इनको कैसे आप पढ़ाओगे, कैसे शिक्षा प्रदान करोगे? तो दैट इज़ अ सेंट्रल थिंग इन दैट। इसके अलावा अगर आप एलोकेट नहीं करोगे फंड्स इंस्टीट्यूशंस को, तो फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो पाएगा? भाई आज की इंडियन यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देखो तो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ के सामने बहुत नीचे दिखती हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ही नहीं कर रही है। गवर्नमेंट को जहाँ पे 3, 4, 5% तक GDP, 6% तक के GDP का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वहीं पे 1 से 2% के बीच में हम 2 से 2.5% के बीच में हम ढेर हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है एजुकेशन की फील्ड में, और वो एजुकेशन को मिल नहीं पा रहा है। दैट इज़ द थिंग विच इज़ द मेन प्रॉब्लम दैट इज़ हैपनिंग, ठीक है ना। वहीं पे ऑथर ने इसके बाद ये भी कहा है कि जो रिसर्च और इनोवेशन में हमारा इन्वेस्टमेंट है, R&D में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, वो भी बहुत कम है, और वो भी हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स बताई उसमें इंस्टीट्यूशंस को बताया कि इंस्टीट्यूशंस आर कैश स्ट्रैप्ड, मतलब कि इंस्टीट्यूशंस के पास पैसा नहीं है कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप कर लें, वो स्टूडेंट्स को भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, वो क्वालिटी टीचिंग प्रोफेसर्स को ला सके। तो कुल मिलाकर के वही होता है, बाद में फिर ब्रेन ड्रेन होता है। फिर हमको लगता है कि यार यहाँ के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, यहाँ के डॉक्टर्स बाहर क्यों चले गए, क्योंकि यहाँ पे उनको ऑब्वियस ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा था। और कोई भी व्यक्ति अगर इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है पढ़ाई में, इतना लगा रहा है, तो उसको चाहिए कि भाई उसको भी एक अच्छी लैविश लाइफ स्टाइल या अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल सके, जो चीज़ इंडिया में प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी। एंड दैट इज द रीजन कि क्यों ब्रेन ड्रेन शुरू हुआ एट द फर्स्ट प्लेस।
इसके बाद ऑथर ने और समस्याएं बताई हैं, जैसे कि यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स हैव फेस्ड सैलरी डिलेज। अब देखो, जब आप इंस्टीट्यूशंस को पैसा नहीं दोगे तो वहाँ से सैलरी कैसे निकलेगी। तो कई जगहों पे ऐसा है कि फैकल्टी मेंबर्स को बहुत सैलरी डिले फेस करना पड़ा है, मंथ्स तक, वीक्स तक सैलरी नहीं आई है। इनफैक्ट एजुकेशन, ये तो हायर एजुकेशन का है, कई सरकारी स्कूल ऐसे रहते थे पहले जहाँ पे 6-6 महीने, 7-7 महीने सैलरी नहीं आती थी, ठीक है ना। कई बार ऐसा मैंने खुद देखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मेरी फैमिली में जो लोग, कई लोग थे जिनको 4-4 महीने, 5-5 महीने सैलरी नहीं आती थी। एंड बहुत अच्छे घर से अगर नहीं है कोई व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा अच्छे घर से हम लोग भी नहीं थे, तो बहुत चीज़ें ऐसी फेस करनी पड़ती थी मंथली, जिसमें कमी हो जाती थी, आपको बहुत कुछ अपना कट करना पड़ता था एक्सपेंडिचर, क्योंकि सिर्फ सैलरी नहीं है, आप डिपेंडेंट है सोलली सैलरी पे, जो कि आ नहीं रही है, जिससे कि आपको फिर प्रॉब्लम होगी। एंड ये सारी चीज़ें ऑब्वियस बात है घरों को भी फेस करनी पड़ती है। इसके बाद अगर आप देखो तो डिस्क्रिशनरी जो स्पेंडिंग थी यूनिवर्सिटीज़ की, काफ़ी ज़्यादा कट हो चुकी है। मतलब कि कई यूनिवर्सिटीज़, कई कॉलेजेस ऐसे हैं यूनिवर्सिटीज़ के जिन्होंने मंथली जो सब्सक्रिप्शंस होते थे जर्नल्स के, मैगजीन्स के, न्यूज़पेपर्स के, उनको बंद करना पड़ा। सोचो कि यूनिवर्सिटीज़ में जर्नल्स और मैगजीन्स अगर नहीं आएंगी तो फिर कहाँ पे आएंगी, है ना। तो वही वाली बात है कि वहाँ पे जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती थी कॉलेजेस की, इंस्टीट्यूशंस की, जो सब्सक्रिप्शंस होते थे, ये सारे उनको बंद करने पड़े। क्यों बंद करने पड़े? ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है कि उसको दे सके। और ऑब्वियस सी बात है जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो जो स्टैंडर्ड है और वो गिरना ही गिरना है। रिसर्च ग्रांट, फिर जो यूजीसी का रिसर्च ग्रांट था वो इंडिया में ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुका है। मतलब जहाँ फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में 42.7 करोड़ के आसपास का रिसर्च ग्रांट दिया गया था, वहीं पे 2020-21 के टाइम में 38 लाख रुपए का ही रिसर्च ग्रांट दिया गया, है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट कि इतना ज़्यादा आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। पीएचडी प्रोग्राम में जो डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है पीएचडी प्रोग्राम के लिए, वहाँ पे फंडिंग की कमी है पीएचडी प्रोग्राम के लिए। लोग किस तरीके से रिसर्च करें, किस तरीके से डेवलपमेंट करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ओवरऑल जो स्टैंडर्ड है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का, उसको डिक्लाइन कर रहा है। ओवरऑल जो इंडिया का एजुकेशन स्टैंडर्ड है उसको भी गिरा रहा है। लास्ट पॉइंट ऑथर ने, हालांकि मैं इससे बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन ऑथर ने कहा है कि जो यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स है उसको गवर्नमेंट क्रश कर रही है। देखो ऑथर, मैं आपको एक बात बता दूँ, यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स अगर मुझसे कोई पूछे होनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट। फ्री थॉट होना चाहिए, आपको एक्सप्रेस करने का फ्रीडम होना चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी आप करो दैट शुड नॉट बी अगेंस्ट योर ओन कंट्री। आप अपनी कंट्री के अगेंस्ट मत करो, ठीक है ना। आपको पॉलिटिक्स करनी है, अगर आपको करनी है तो उसको यूनिवर्सिटी लेवल तक रखो। हाँ, आप मुद्दे उठाओ, आप सिविल राइट्स के मुद्दे उठाओ, आप ह्यूमन राइट्स के मुद्दे उठाओ, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट of the sovereignty of your own country, not at the cost of the integrity and unity of your own country, not at the cost of the nationalism and patriotism of so many people who have laid their lives for this country। ये मेरा मानना है। आप पॉलिटिक्स, कोई मुझसे पूछे कि यार यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स होनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अपने देश की कॉस्ट पे नहीं, not at the cost of this country। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज पॉइंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। एंड एजुकेशन को अगर बढ़ाना है, हमारे यहाँ के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हमारे केवल 8 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि टॉप 500 में QS की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है उसमें केवल 8 यूनिवर्सिटीज़ इंडियन हैं। तो हमको ऐसा कोशिश करनी है कि कम से कम 15, 20, 25, 30 यूनिवर्सिटीज़ तो हमारी रहें कम से कम, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि होनी चाहिए, एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन रिपोर्ट। अब ऑलरेडी मैंने आपको ऐसे बताया हुआ है, फिर से एक बार बता दूं, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो है वो उनके लीडरशिप में ये बनाई गई थी डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ द लोकसभा और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है ना। तो डिलिमिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि बाउंड्री रीड्रॉ की जाती है लोकसभा की या असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये होता है, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है जो कि एक एक्ट के थ्रू आता है जिसको हम डिलिमिटेशन एक्ट बोलते हैं, और डिलिमिटेशन कमीशन को हम बाउंड्री कमीशन भी बोलते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा
अगर आप देखें इंडिया में जो डिलिमिटेशन है, यानी लोकसभा का जो डिलिमिटेशन है, वो 2026 तक के लिए अभी रुका हुआ है ना। एज पर दी एक्ट इन 2002 जो डिलिमिटेशन की प्रोसेस है 2026 यानी 2026 तक के लिए भी उसको रोका गया है। जम्मू कश्मीर में अगर हम डिलिमिटेशन की बात करें तो लास्ट जो जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन था वो 1995 में हुआ था, बेस्ड अपॉन 1981 सेंसस। 1981 सेंसस के हिसाब से 1995 में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर में की गई थी। उसके बाद 1991 में कोई सेंसस हुआ नहीं जम्मू कश्मीर में, और 2001 में जम्मू कश्मीर असेंबली ने भी एक लॉ पास किया जिसके अंतर्गत उन्होंने ये कहा कि 2026 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा। उसमें उन्होंने भी कहा कि 2026 तक डिलिमिटेशन नहीं होगा एज पर द सेंट्रल। लेकिन फिर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 2019 का, और उसके बाद फिर ये डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज की जाती है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें की गई हैं वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहली चीज़, पहले लगभग जम्मू के लिए 37 सीट थी और कश्मीर के लिए 46 सीट थी, उनको बढ़ा करके जम्मू के लिए 43 सीट्स कर दी गई हैं एंड कश्मीर के लिए 47 कर दी गई हैं। इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स हैं यूटी में उसको 83 से बढ़ा करके 90 कर दिया गया है, ठीक है ना। दैट इज़ द फर्स्ट फैक्ट। इसके अलावा मैंने आपको उस दिन बताया था कि इसमें जम्मू कश्मीर को एक सिंगल एंटिटी लिया गया है, अलग अलग नहीं ट्रीट किया गया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट याद रखिएगा, कश्मीर कमीशन ने रिकमेंड किया है सेंटर टू नॉमिनेट एटलीस्ट 2 कश्मीरी पंडिट्स टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे 2 कश्मीरी पंडिट्स को नॉमिनेट करने की बात की गई है। थर्ड, इन्होंने कहा है पैनल हैज प्रपोज 9 सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना, 9 सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिनमें से 6 जम्मू रीजन के लिए और 3 उसमें से कश्मीर वैली के लिए। फिर 7 सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट इन द जम्मू रीजन, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। Commission has also recommended that government must consider giving displaced persons from Pakistan occupied Jammu Kashmir representation in the assembly through nomination। तो जो POK रीजन से डिस्प्लेस्ड पर्सन हैं उनमें से उनको भी रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए असेंबली में, इसकी बात भी कमीशन करती है। इसके अलावा द फाइनल ऑर्डर जम्मू कश्मीर ने यह भी नोट किया है दैट जम्मू एंड कश्मीर रीजन हैज वन सिंगल यूनियन टेरिटरी एंड मर्ज्ड राजौरी एंड पूंछ विद द अनंतनाग। तो राजौरी और पूंछ को अनंतनाग से जोड़ते हुए मैंने आपको बताया था ना, इसमें इसने जम्मू कश्मीर को एक सिंगल एंटिटी के रूप में ट्रीट किया है, कमीशन ने अलग अलग एंटिटी के रूप में ट्रीट नहीं किया है। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। प्लस लगभग 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जिनके नामों को रीनेम किया गया, चेंज किया गया है ना, तो और कई नामों को रिस्टोर किया गया, जो पहले नाम थे वही रिस्टोर कर दिया गया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज फैक्ट्स, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। हु शुड गवर्न आर डेटा। अब यहाँ पे देखो आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें सिर्फ ये बात की कि जो हमारा डेटा है वो बहुत सारी प्राइवेट एंटिटीज़ जो है हैंडल कर रही हैं और डेटा को बेच करके अपना बेनिफिट कर रही हैं ना। अमेजन जैसे इंटरप्राइजेस को, फ्लिपकार्ट जैसे इंटरप्राइजेस को बेच करके डेटा ट्रेडिंग करते हैं और फिर वहां से फिर वो बेनिफिट उठाते हैं हमारे डेटा का। तो ऑथर ने वही कहा है कि डेटा कौन हैंडल करे, किसके पास ओनरशिप होनी चाहिए, उसके अलग अलग मॉडल्स बताए हैं। जैसे ऑथर ने सबसे पहला मॉडल बताया कि प्लेटफॉर्म कैपिटलिस्ट मॉडल। अब प्लेटफॉर्म कैपिटलिस्ट मॉडल क्या होता है कि बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो प्राइवेट एंटिटीज आपका पूरा डेटा हैंडल कर रहे हैं। जैसे आपने फेसबुक में गए, आपने फेसबुक में अपना डेटा भरा, अपनी डेट ऑफ बर्थ भरी, अपनी चीज़ें भरी, है ना। फिर आपने देखा कि आपको बर्थडे विशेज आने लगे और आपको गिफ्ट्स के सजेशंस आने लगे, मतलब कि फेसबुक ने आपका डेटा शेयर कर दिया। तो कई प्लेटफॉर्म कैपिटलिस्ट हैं जो कि आपका डेटा थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स के साथ शेयर कर देते हैं, जैसे मेटा, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इनके साथ हमारा डेटा शेयर हो जाता है ना। तो ये प्लेटफॉर्म कैपिटलिस्ट मॉडल होता है। दूसरा जो ऑथर ने बताया, एक ईयू का मॉडल बताया है जिसमें कि 2 चीज़ें होती हैं, मतलब कि आपके डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला जो डेटा होता है वो पर्सनल डेटा होता है और दूसरा होता है नॉन पर्सनल डेटा। तो ये जो ईयू का मॉडल है वो कहता है कि पर्सनल डेटा की ओनरशिप आपकी खुद की है, मतलब पर्सनल डेटा आप खुद रूल करोगे, आप डिसाइड करोगे कि कहाँ रहे, कहाँ नहीं रहे, किसके साथ शेयर हो, और नॉन पर्सनल डेटा जो है वो पब्लिक डोमेन में रहेगा। तो ऑथर ने कहा कि ये मॉडल भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें आप क्या एक अजम्पशन लेके चल रहे हो कि आपका नॉन पर्सनल डेटा किसी काम का नहीं है, मतलब कि उसका मिसयूज नहीं हो सकता, तभी तो आप उसको पब्लिक के साथ डाल रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके नॉन पर्सनल डेटा से भी कई सोशल बिहेवियर जो हैं वो दिख सकते हैं, उनका एनालिसिस किया जा सकता है। तो ऑथर ने कहा कि घर में आप कितना टेम्परेचर रखते हो वो भी डिटरमाइन करता है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हो। तो कुल मिलाकर के ऑथर ने कहा कि ये भी मॉडल गलत है।
फिर एक और मॉडल ऑथर ने बताया है डेटा स्टुअर्डशिप का मॉडल। तो डेटा स्टुअर्डशिप क्या है? इट रिफर्स टू एनी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर to pool their data and put in place a collective governance process or determining who has access to the data अंडर वॉट कंडीशंस एंड टू हुज बेनिफिट्स। तो डेटा स्टुअर्डशिप में कई लोग मिलकर के आते हैं, अपने डेटा को पूल करते हैं एंड कलेक्टिव गवर्नेंस प्रोसेस बनाते हैं। ठीक है ना, आते हैं, डेटा पूल करते हैं और कलेक्टिव गवर्नेंस प्रोसेस बनाते हैं, और यही आपकी प्रोसेस कहलाती है डेटा स्टुअर्डशिप। इस तरीके की जो मॉनिटरिंग है वो डेटा स्टुअर्डशिप कहलाती है। ठीक है ना, एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ईयू ने भी ये प्रपोजल दिया है कि कई डेटा एल्ट्रुइज्म ऑर्गेनाइजेशंस बने। डेटा एल्ट्रुइज्म ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेंगी? वो इनेबल करेंगी पूलिंग ऑफ द नॉन पर्सनल डेटा। ठीक है ना, नॉन पर्सनल डेटा को नॉन प्रॉफिट के लिए पूल करेंगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। यहाँ पे यही कुछ मॉडल्स थे, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। कुल मिलाकर के ऑथर ने एक और चीज़ आपको बता दूं, डेटा की 3 लेयर्स बताई। यहाँ पे ऑथर ने डेटा की 3 लेयर्स बताई हैं। पहली है सिमेंटिक लेयर। सिमेंटिक लेयर वो लेयर होती है जहाँ पे इनकोडेड इन्फॉर्मेशन होती है। सिमेंटिक लेयर वो लेयर होती है जहाँ पे इनकोडेड इन्फॉर्मेशन होती है। दूसरी होती है आपकी सिंटैक्टिक लेयर। सिंटैक्टिक लेयर रिप्रेजेंट करती है द इन्फॉर्मेशन एट मशीन रीडेबल डेटा सेट। याद रखिए, लिख लीजिए, डेटा की 3 लेयर होती हैं। सिमेंटिक लेयर जो कि इनकोडेड इन्फॉर्मेशन रखती है, सिंटैक्टिक लेयर जो कि रिप्रेजेंट करती है इन्फॉर्मेशन को एज मशीन रीडेबल डेटा सेट्स, एंड तीसरी होती है फिजिकल लेयर विच इज द इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू विच डेटा इज एक्सट्रैक्टेड। ठीक है ना, डेटा एक्सट्रैक्शन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फिजिकल लेयर है। तो कुल मिलाकर के 3 लेयर होती हैं। अब ऑथर ने कहा कि आइडियल डेटा गवर्नेंस स्ट्रक्चर वो होना चाहिए जहां पे ना सिंटैक्टिक लेयर ना फिजिकल लेयर, किसी के पास एक्सक्लूसिव राइट नहीं होना चाहिए सिमेंटिक लेयर पे। जो इनकोडेड इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर जब सिंटैक्टिक और फिजिकल लेयर का ओवरऑल मतलब एक्सक्लूसिव राइट ना हो तो उसको हम एक आइडियल डेटा सेट मानेंगे। तो इसी को सेमी कॉमन अप्रोच बोलते हैं। सेमी कॉमन अप्रोच मतलब कि जिसको जिस डेटा की जरूरत है उसको उसके ऊपर कंट्रोल रखे, लेकिन एक्सक्लूसिवली किसी का भी कंट्रोल किसी एक के ऊपर ना रहे, तो इसको सेमी कॉमन अप्रोच बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट डेटा के ऊपर किसी का नहीं होना चाहिए, कुल मिलाकर के ऑथर ने ये कहा है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे लीगल एड की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अंडर ट्रायल्स को लीगल एड प्रोवाइड किया जाए। तो आपको मैं बता दूं, फ्री लीगल एड इंडिया में आर्टिकल 39A के अंतर्गत है, जिसमें कोर्ट कहता है, ये 1976 में ऐड हुआ था, याद रखिएगा। आर्टिकल 39A जो है वह आपका 1976 के 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, और ये कहता है स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस, एंड इसीलिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एंड फ्री लीगल एड मिलना चाहिए, ताकि जो भी सिटीजन हो या किसी के पास इकोनॉमिक या कोई भी ऐसी डिसेबिलिटी है, कोई एनी सिटीजन बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज है ना, तो उनको ये फ्री लीगल एड जो है प्रोविजन वो मिलना चाहिए। ठीक है ना, और ये ऐड कब हुआ था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चल गया होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर लो। LIC का डिसइन्वेस्टमेंट चल रहा है, तो LIC के बारे में तो आपको पता होगा ना कि 1956 में ये बना था। LIC एक ऐसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। LIC एक्ट आया था 1956 में, उसके तहत ही फिर 1 सितंबर 1956, 1 सितंबर 1956 को LIC बना था। ठीक है ना, और डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सेलिंग अ स्टेक इन अ कंपनी। मतलब सपोज करो अभी LIC मान लो 100% है ना, गवर्नमेंट ओन, तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपने 3.5% स्टेक्स बेच रही है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब अपने स्टेक्स को कम करना। ठीक है ना, वहीं पे एक और चीज बता दूं आपको, एक होता है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है? गवर्नमेंट 50% से ज्यादा सेल करती है, ताकि जो कंट्रोल है, ओनरशिप का कंट्रोल एंड ओनरशिप है, वो ट्रांसफर कर दे। ठीक है ना, तो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में 50% से ज्यादा ट्रांसफर होता है, और नॉर्मल जब तक 50% तक अगर हो रहा है तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग बोथ ऑफ दिस फैक्ट्स, आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट इज, यहाँ पे हाँ एक लास्ट न्यूज और है, रखी गढ़ी स्केलेटन्स DNA सैंपल सेंट फॉर एनालिसिस। तो अभी रखी गढ़ी में आप सबको पता होगा कि नए 2 स्केलेटन्स मिले थे जिनको अनर्थ किया गया था और उनका सैंपल सेंड किया गया है। थोड़े से मैं आपको फैक्ट्स बता दूं रखी गढ़ी के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रखी गढ़ी जो है
है वो उसमें रिसेंटली 2 नए माउंट्स मिले थे रिसेंटली। रखीगढ़ी हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है और इसके मिलने के बाद से रखीगढ़ी इज़ द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट। याद रखेगा, रखीगढ़ी को साइंटिस्ट रिसर्चर्स अब लार्जेस्ट हड़प्पन साइट बोलते हैं, स्पेशली आफ्टर गेटिंग दीज टू न्यू माउंट्स, 2 नए माउंट्स मिलने के बाद स्पेशली, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि रखीगढ़ी जो है वो सबसे बड़ी हड़प्पन साइट के रूप में अब आ चुकी है, ठीक है ना। एंड इसके अलावा याद रखिएगा कि कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और साइट्स के नाम बता दूं। हड़प्पा आपको पता है, मोहनजोदड़ो पता है, एक गनवेरी वाला, ये पाकिस्तान में एक साइट है गनवेरी वाला, है ना, इसको याद रखिएगा, गनवेरी वाला, ठीक है ना। कई बार कंफ्यूजन में पूछ लेता है तो याद रखना चाहिए। रखीगढ़ी हो गया, धौलावीरा हो गया, एंड रखीगढ़ी जो है वो लार्जेस्ट है और धौलावीरा 5th लार्जेस्ट साइट के रूप में आ गया। पहले मोहनजोदड़ो जो थी उसको सबसे बड़ी साइट माना जाता था, लेकिन अब इसको माना जाता है। फैक्ट्स हड़प्पन के बारे में आपको पता है कि कॉटन उनको पता था, वूल उनको पता था, हॉर्सेस घोड़े नहीं थे, टेम्पल्स नहीं थे, टेम्पल्स भी नहीं थे, ठीक है ना। डिवीज़न सोसाइटी में बिल्कुल था, क्योंकि अपर सिटी लोअर सिटी है ना, ये सारी चीज़ें पाई गई हैं, तो डिवीज़न था। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कोई कि दे वर द फर्स्ट कॉटन ग्रोअर्स यूजर्स, तो बिल्कुल सही बात है, दे वर द फर्स्ट कॉटन ग्रोअर्स इन इंडिया, ये भी आप कह सकते हैं, उनको पता था कॉटन के बारे में। सील्स आपको पता है कि स्टियाटाइट की सील वो यूज़ करते थे, स्टियाटाइट सील 2x2 की सील रहती थी जो इसका वो था। और पशुपतिनाथ में जो एनिमल्स हैं वो BRET ब्रेट एनिमल्स हैं, है ना, राइनो, एलिफेंट, टाइगर और आपका क्या बुल है, बफेलो है, बुल है शायद, है ना। एक बार पशुपतिनाथ के चारों एनिमल्स के नाम मुझे लिख कर बताना। ब्रेटली इसका कोड है, सिंपल सा देख लीजिएगा, जो भी है एक बार ब्रेट मुझे आप लिख करके बताइएगा। सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।